अस्सलाम वालेकुम जी। कमर मेकन वसीम मलिक साहब आज मेरे साथ मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त अहम तरीन 3 केसेस की समाअत जो है मुकर्रर हो चुकी है। अगला हफ़्ता सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत अहम होने वाला है। एक फैज़ाबाद धरना केस, दूसरा अहम तरीन केस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, और तीसरा एक और केस था वो बच्ची का। तीसरा वैसे अगर आप बात करें तो जो जजेस के असुद नोटिस केस का मामला है वो भी तो मंगल के रोज़ तक मुलतवी हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन 2 अहम तरीन जो इस वक्त जो समाअत के लिए केसेस मुकर्रर हो चुके हैं उसमें फैज़ाबाद धरना और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का हम आज बात करेंगे। मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो बेंच बना है उसमें मुमकिन तौर पर क्या होने जा रहा है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो बाकी सारे पार्टियों के अंदर बांट दी गई हैं। पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर है, लेकिन पिछले तकरीबन 1 महीने से ज़ायद हो चुका है इस वक्त वो अपील समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। अब इसमें एक बड़ा एक टेक्निकल मामला ये भी था कि पेशावर हाई कोर्ट से जिस ग्राउंड के ऊपर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई थी, यानी कि पार्लिमानी पार्टी ना होने का मामला, जिस पर बल्ले का निशान भी जो है वापस लिया गया था। ये अहम नुकात वो थे जिसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ पर बुरा वक्त अभी तक चल रहा है। लेकिन अब ज़िमनी इंतखाबात के बाद हालात यकसर तब्दील हो चुके हैं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास इंतखाबी निशान घोड़ा के ऊपर जीते हुए कैंडिडेट मौजूद है। और मज़े वाली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर नोटिफिकेशन भी कर दिया किसी किस्म की रेजिस्टेंस शो किए बगैर। अब जो है पार्लिमानी पार्टी बन चुकी है, तो ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो रहा है। गो के वसीम मलिक साहब इससे अगर इत्तफाक करें या नहीं, मैं इससे इत्तफाक वैसे नहीं करता, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद बैकडोर राब्तों की वजह से उसमें कुछ कामयाबी महसूस हुई है या कामयाबी जो है वो मिलना शुरू हुई है, इसलिए ये केस अब समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि अब जो मखसूस नशिस्तें हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को वापस मिलने जा रही हैं। बेंच के अंदर जो बेंच फॉर्मेशन है उसकी अगर बात करें तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल हैं। तीनों जजेस अभी तक बड़े ही बेहतरीन अंदाज से चलते आ रहे हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। हर बेंच के अंदर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू खुल कर देते हैं और मफाद आमा के मसाइल के ऊपर हमेशा ये लोग बोलते हुए नज़र आते हैं। और अगर हम बात करें कि इन तीनों जजेस का मुमकिन क्या फ़ैसला होगा, तो उसमें हमें वाज़ेह तौर पर नज़र ये आ रहा है कि अगर आइन और कानून को अपहोल्ड किया गया तो मखसूस नशिस्तें वापस मिलने के वाज़ेह इम्कानात हैं। और मखसूस नशिस्तें अगर PTI को वापस मिल जाती हैं तो सबसे बड़ी तब्दीली जो पार्लियामेंट के अंदर आएगी वो ये आएगी कि इस वक्त मौजूद 2/3 अक्सरियत शहबाज शरीफ की ख़त्म हो जाएगी और फिर किसी भी किस्म की आइनी और कानूनी जो अमेंडमेंट है यानी कि आइन के अंदर वो नहीं हो सकेगी, आइनी तरमीम नहीं हो सकेगी। और इसको अगर मद्देनज़र रखा जाए तो फिर जो ख़बरें हैं काजी फाइज़ एक्सटेंशन की, वो मामला भी खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त वसीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? अगला हफ़्ता बड़ा अहम होने वाला है। अच्छा देखिए, आपने केसेस की तफसीलात से तो आगाह कर दिया जी। मेरा पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक थी जी। उस पर लोगों ने कहा कि जी वो उस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो एक पार्लिमानी जमात नहीं थी और उसी वजह से ही जो पेशावर हाई कोर्ट का जजमेंट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को जो अपहोल्ड किया वो बिल्कुल दुरुस्त था। देखिए, आइन की मंशा होती है, आइन की मंशा क्या है या जो मखसूस नशिस्तों का कॉन्सेप्ट है, आल्दो कि मेरा इसके ऊपर जो ओपिनियन है वो ये है कि इस तरह की जो मखसूस नशिस्तों की बंदर बांट है इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसका भी तरीकाकार बदला जाए। मगर इस वक्त जो आइन है, आइन का आर्टिकल 51 है, वो मखसूस नशिस्तों की बात करता है और उसकी जो मंशा है, उसकी जो मर्जी है या जो दस्तूर साजों ने इस आर्टिकल को बनाने के पीछे जो उनकी सोच कार फरमा थी वो बड़ी आसान सी वो यही नज़र आती है कि अगर एक सियासी जमात जो है वो इतनी सीटें जीत कर आई है, आवाम ने उन्हें मैंडेट दिया है, तो मखसूस नशिस्तें भी उन्हें मिलेंगी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस एक तकनीकी नुक्ते पर कि पार्लिमानी जमात नहीं है, आइन का आर्टिकल 51 उसको यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया, लिहाजा ये जजमेंट तब भी गलत था। उसके बाद आपने सिचुएशन बताई कि सिचुएशन ये बनी कि अब वो एक पार्लिमानी जमात बन चुके, बाई इलेक्शन में वो जीत चुके, तो ऑब्वियस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये अब केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। अच्छा, 3 जजेस हैं, उनमें से आपने तीनों की तारीफ़ कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब वो जज हैं जो बल्ले के इंतखाबी निशान को छीनने वाले
केस का हिस्सा थे, बेंच का हिस्सा थे, तो लिहाजा ये केस वहीं से चलता हुआ नजर आ रहा है, बात सामने ना आती, ये केस वहीं से चलता आ रहा है। लिहाजा मेरे लिए इस सारे मामले में, इस सारे केस में जो सबसे अहम नुक्ता, जो सबसे अहम मुद्दा वो यही होगा कि जब ये केस इन 3 जजेस के सामने होगा, एक तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह बैठे होंगे, जो इलेक्शन के मैटर में बल्ले के इंतखाबी निशान के बाद जो अपीलें आई थी उसमें इन्होंने गालबन अटक से मेजर ताहिर सादिक और परवेज़ इलाही की जो जजमेंट है वो इसी बेंच ने सुनी थी, उसी का फैसला किया था। उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने चीफ जस्टिस के 13 जनवरी या इंतखाबी फैसलों का बैगेज उठाने से इनकार किया था। तो जब ये केस समाअत के रिमार्क्स भी बड़े अहम रिमार्क्स दिए थे, जो कि काजी फायज़ी साहब के उस वक्त के बिल्कुल रिमार्क्स के अपोजिट, जजमेंट की अपोजिट जजमेंट थी। तो अब मेरे नज़दीक सबसे अहम मुद्दा यही है कि जब ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा तो कमरा अदालत नंबर 1 में ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला, चीफ जस्टिस काजी फायज़ी साहब का वो फैसला, वो डिस्कस होगा और उस पर बेंच के 2 मुअज़्ज़िज़ मेंबरान जो हैं उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी। तो बहरहाल ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस बेंच की तश्कील के बाद, और गालबन ये बड़ा खुशाइंद इक़दाम है, चीफ जस्टिस काजी फायज़ी साहब जहाँ कोई अच्छा इक़दाम करें उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। हमारे ऊपर बिलखसूस मेरे ऊपर तो टैग ये है कि शायद मैं किसी बुक्स का शिकार हूँ, तो मैं आज चीफ जस्टिस काजी फायज़ी साहब को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने एक सबसे अहम मुफाद आमा के मुकदमे में खुद को अलग कर लिया बेंच से और 3 जजेस को उसमें बेंच में शामिल किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शायद ये इसमें अहमियत की, जो अवामी नोयत की अहमियत का केस है, पहला ऐसा केस है जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायज़ी साहब ने खुद को बेंच से अलग रखते हुए, लेकिन अब अभी तक ये नहीं मालूम कि जब 3 रुकनी कमेटी कल बैठी है जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह भी थे, तो उसमें काजी साहब की मेजॉरिटी थी या माइनॉरिटी थी या तीनों के कंसेंसस से ये बना है। तो बहरहाल ये एक अच्छी डेवलपमेंट है और इस पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ी साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि जब तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से एतराज़ उठाया जाता था, अदम एतमाद भी किया गया, बहुत बारह अदम एतमाद का इज़हार किया गया, उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायज़ी साहब उस बेंच में बैठना शायद अपना फ़र्ज़ समझते थे और वो ज़रूर बैठते थे। अब चूँकि नार्ली हेयरिंग की दरख्वास्त आई, ना उन पर अदम एतमाद का किसी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब जो है काजी फायज़ी साहब नहीं बैठे, तो मेरे ख़्याल में अदम एतमाद का इज़हार करके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ ने गलती की थी उस वक्त। उनको शायद जो है वो काजी फायज़ ईसा साहब को समझने में गलती हुई कि यार जो आपने उनसे करवाना है वो उनको कहने की ज़रूरत नहीं है और जो आपने नहीं करवाना वो उनको ना कहें। अब आप किस नज़र से देखते हैं कि अगर मखसूस नशिस्तें वापस मिल जाती हैं तो आइनी तरमीम और वो जो एक्सटेंशन का पूरा एक घोटाला चल रहा है, हर बंदा उसके ऊपर लगा हुआ है कि एक्सटेंशन, ये मामला छटता हुआ, ये बादल छटते हुए नज़र आ रहे हैं और मामला खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, ये खबर हसनात मलिक साहब की थी कि एक्सटेंशन के ऊपर हुकूमत पर तोल रही है कमेटी भी, इस्लाहात जो आइनी इस्लाहात की कमेटी जुडिशल पैकेज, हाँ, जो वजारत कानून में बनाई गई थी, और उसके बाद फिर उनकी खबर की तस्दीक गुज़श्ता रोज़ वो साबिक़ अटॉर्नी जनरल है उन्होंने भी मतीउल्लाह जान साहब के एक प्रोग्राम में कर दी। मगर मेरा पहले दिन से जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि ऐसा करना मौजूदा हुकूमत के लिए, मौजूदा सेटअप के लिए मुमकिन ही नहीं है। लिहाजा मेरा पहले दिन से इस दलील के ऊपर ये मौक़िफ़ है कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि आपको आइनी तरमीम करनी है। आपको आइन का आर्टिकल 179 जिसमें जज की रिटायरमेंट की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की रिटायरमेंट की उम्र है, उसे तब्दील करना है। जब आपने आइन के किसी एक शिक को, उसका कॉमा फुल स्टॉप तब्दील करना है, तो फिर उसका जो तरीक़ाकार है वो आइन के आर्टिकल 239 में दर्ज है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए अगर हम मौजूदा सेटअप को देखें, इस वक्त इनके पास कौमी असम्बली में तो 2/3 अक्सरियत मौजूद है, मगर सेनेट में इनके पास 2/3 अक्सरियत हरगिज़ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। जब सेनेट में 2/3 अक्सरियत हरगिज़ नहीं है तो फिर आइनी कानून तरमीम का ये तरीक़ाकार है कि आपको दोनों हाउसेज में 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। आप इसमें जॉइंट सेशन बुलाकर आइनी तरमीम नहीं कर सकते। और इसमें जो सबसे अहम नुकता, आइनी तरमीम में डिफेक्शन क्लॉज लगती है, यानी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट में इनके पास, अब चलें कौमी असम्बली में तो है, सेनेट में इनके पास नहीं है। जब मैंने एक दिन सेनेट के टोटल हाउस को देखा तो जो मौजूदा इन इंतखाबात के बाद, अगर केपी केस है, ये जो 11 सेनेटर्स के इंतखाबात मुलतवी हुए हैं, ये भी हो जाते हैं, तो उसके बाद सेनेट का टोटल जो हाउस है वो 96 बनता है। 96 में से 2/3 अक्सरियत जो है वो 64 बनती है। उन 64 में से अगर मौजूदा जो इस वक्त हुकूमती अलायंस है उसको देखा जाए तो ये 54 से 56 बनते हैं। तो ये जो 10 का मार्जिन है सेनेट में, वो कैसे पूरा होगा? जब ये मार्जिन ही पूरा नहीं होगा तो
आईनी तरमीम कैसे होगी? लिहाजा आप मखसूस नशिस्तें दें, आप मखसूस नशिस्तें ना दें, मेरे नज़दीक ये एक शायद किसी मकासद के लिए इस तरह की जो डिबेट्स हैं उन्हें मार्केट में फेंका जाता है, उसके शायद कोई और मकसद होते हैं जो पूरे करने होते हैं, लेकिन मकासद हो सकते हैं, ज़ाहिर है उनमें अपने अपने। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात थी, जो सबसे अलार्मिंग भी थी, देखिए आप अगर इसी व्लॉग में खड़े होकर कोई खबर देंगे, वो कल को उसकी तरदीद आ चुकी होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तरदीद नहीं आती तो एक समाअत रखी जाती है, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाती है और उसमें 15 से 20 मिनट आपको भाषण दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, और वो भाषण ऐसे लगता है जैसे सास बहू को और बहू सास को सुना रही है। क्लियरली एक चीज चीफ जस्टिस का एक मनसब है, मैं तो उस हवाले से इतनी एक्सट्रीम पर नहीं जाता। आप बहादुर हैं मुझसे, आप ये बात कर सकते हैं। लिहाजा नहीं देखें, 15 से सास बहू बीवियों का बहुत ताल्लुक रहा है आज तक सुप्रीम कोर्ट के। देखिए मैं बिल्कुल मैं उस हवाले से बिल्कुल नहीं जाना चाह रहा। आप कह रहे हैं, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर मैं आपकी बातों की तशरीह कर दूं, थोड़ा मज़ीद मुदल्लल अंदाज में आपकी ऑडियंस तक पहुंचा दूं कि जो माजी में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, उनकी जो सास साहिबा थी, उनका सुप्रीम कोर्ट में, और फिर अब मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब की जो बेगम है नहायत ही अदब एहतराम के साथ सरीना ईसा साहिबा, उनकी इंटरफेरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनके जिक्र अक्सर होते हैं, इंटरफेरेंस नहीं, मैं कह रहा हूँ उनका जिक्र भी हुआ है, जिक्र भी हुआ है। मैं यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन दे दूँ, ये जो जिक्र भी हुआ है ये कमर मेकन साहब ने किया है, मैंने उनकी बात को आगे आप तक बढ़ाया। मैंने सास बहू इस नज़र से कहा है कि जो ताने माने मारे जाते हैं ना समाज के अंदर किसी को सुनाने के लिए, वो पंजाबी में एक कहावत है कि आके तीनू सुनाए नूनू, वो वाली बात मेरा मतलब। वापस अपने मुद्दे पे आते हैं। तो जनाब मेरे नज़दीक ऐसी एक्सटेंशन मुमकिन नहीं थी। और देखिए ये एक्सटेंशन पर्सन स्पेसिफिक कानून, और फिर सुने इसमें हाँ, एक शख्स पहले भी नवाजा जा चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, एक शख्स की रिटायरमेंट से उस शख्स की टर्म बढ़ी है, तो वो भी एक सोचा समझा मंसूबा था। आप सेकंड इन कमांड की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो भी एक सोचा समझा मंसूबा था। लिहाजा एक शख्स जो आगे आएगा उसके पास भी 3 साल होंगे, और वो शख्स मुझे मेरी अभी तक तो वो बड़े ज़बरदस्त हैं उनके ये फ़ैसले, उनकी ऑब्जर्वेशन, उनकी जजमेंट बिलखसूस अप्रिशिएट करना चाहिए। ये जो जजेस के आज खुद नोटिस में उनका एक प्रिंसिपल मौक़िफ़ सामने आया, जस्टिस मंसूर अली शाह की बात में कर, लेकिन अल्लाह करे मैं गलत हूँ, मेरी दुआ है मैं गलत साबित हूँ, लेकिन जब चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब रिटायर हो जाएंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आएंगे, तो मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि मुमकिन है आप और मैं चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब को कदरे बेहतर समझ लें, हम काजी फायज़ थोड़ी को कम जाने। एक और अपडेट ये आई है कि जो एक्सटेंशन की खबर हसनात मलिक साहब की थी, उन्होंने कुछ देर पहले एक और ख़बर दी, और उन्होंने ये भी कहा कि जो मामला है एक्सटेंशन का जुडिशल पैकेज का, इसके ऊपर गो के शहबाज शरीफ साहब ने कमेटी बनाकर मंजूरी दे दी और इस पर काम हो रहा है, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बात करने के बाद इसके ऊपर मज़ीद आगे कोई डेवलपमेंट हो सकेगी। स्पेशली सेनेट के वो सीटें जो KPK की अभी तक रहती हैं, उसके ऊपर इलेक्शन करवाने के बाद, तो अब ये बात भी तो अगर वो इलेक्शन हो जाते हैं तो देखिए उनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन सेनेट है, और जो मौजूदा अलायंस है उनको 64 की जो 2/3 के लिए नंबर दरकार है वो उनके पास मुयस्सर नहीं है, और सेनेटर 1 2 3 उधर उधर करना। और एक और मजे की बात, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में शो ऑफ हैंड है, कोई सीक्रेट बैलेट नहीं है, डिफेक्शन क्लॉज है, लिहाजा आप किस तरह ये जो 54 को 64 बनाएंगे? नहीं बन सकता। तो आईनी तरमीम तो पहले दिन जैसे ये बातें डिस्कस हुई तो मैंने उसका तरीकाकार ढूंढा, जब मैंने उसका तरीकाकार ढूंढा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस पढ़ी, फिर मैं सेनेट और कौमी असम्बली की मौजूदा नंबर गेम पे गया, तो मेरे नज़दीक तो ये नामुमकिन था। और पहले दिन से नशिस्तों पर फैसला 3 रुकनी बेंच का कैसे देख रहे हैं? 2-1 3-0 जिन तीसरे मेंबर का आपने जिक्र किया है, मोहम्मद अली मज़हर साहब, तो वैसे तो हर जज आज़ाद मंच जज कहलाता है जी, तो अगर 2 जजेस PTI के तरफ गए या आइन और कानून की तरफ गए, आपने PTI का नाम लेके आइन और कानून के ऊपर शकूक व शुबात पैदा कर दिए। इस वक्त आइन और कानून की बात PTI कर रही है, बाकी कोई नहीं कर रहा। चले ये भी ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस वक्त वसीम मलिक साहब की नज़र में फ़ैसला 2-1 से आपको मखसूस नशिस्तों के ऊपर देखने को मिल सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 2 जजेस आइन और कानून की तरफ जाते हैं, रिजर्व सीट्स की तरफ जाते हैं, तो वहाँ से भी हाँ हो जाएगी, वहाँ से भी हाँ हो जाएगी। तो मुमकिन तौर पर मतलब असूलन तो 2-1 ही बनता है, लेकिन 3-0 से भी फैसला जो है वो आ सकता है। कमेंट सेक्शन खुला है नाज़रीन, आप ज़रूर अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। इस वक्त तक की जो अपडेट्स थी आपके सामने रखी, शाम को एक वीडियो आपके सामने लाएंगे। फैज़ाबाद धरना
केस चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, और उसमें जो उसके बाद जो उनके ऊपर रेफरेंस बना उसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा क्या कहा करते थे और इन 6 जजेस वाले मामले पर अब वो क्या कहते हैं, तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। वसीम मलिक साहब बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।